हेलो बच्चों, जय तो संस्कृतम। कैसे हैं आप सब? बेटा, आज हम पढ़ेंगे क्लास 5 हिंदी रिमझिम का चैप्टर 5 जहाँ चाह वहाँ राह। अब तक हम क्लास 5 के 4 चैप्टर अपलोड कर चुके हैं। बाकी ग्रामर की वीडियोस भी हमने डाली हैं। ठीक है, आप उम्मीद है आपको इन वीडियोस से हेल्प मिल रही होगी। तो आज हम पढ़ेंगे बेटा क्लास 5 हिंदी रिमझिम का चैप्टर 5 जहाँ चाह वहाँ राह। तो देखिए, मलमली धोती का बादामी रंग खिल उठा था। मलमली मीन्स मलमल का कपड़ा होता है बेटा, बहुत सॉफ्ट, बहुत मुलायम सा कपड़ा होता है वो। तो उसकी धोती मतलब उसकी साड़ी का बादामी बादामी सा, जैसे बादाम का कलर होता है वैसा उसका कलर था, ब्राउन सा। वो रंग खिल उठा था मीन्स बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था। किनारों पर कसूती के टाँकों से पिरोई हुई बेल थी। कसूती बेटा एक एम्ब्रॉयडरी का टाइप होता है। एम्ब्रॉयडरी के अलग अलग टाँके होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं एम्ब्रॉयडरी के। तो कसूती भी एम्ब्रॉयडरी का एक टाइप है बेटा। तो किनारों पर, उस धोती के, उस साड़ी के किनारों पर कसूती के टाँकों से, मतलब कसूती जो एम्ब्रॉयडरी का टाइप था उस टाइप की एम्ब्रॉयडरी कर रखी थी और उससे बेल बना रखी थी। बेल मीन्स एक जैसे वो होती ना, जैसे आपने देखा होगा कि सब्जियों की बेलें होती हैं, तो ऐसे उसमें बेल बना रखी थी। पल्लू पर भरवा टाके अपना कमाल दिखा रहे थे। पल्लू मस उस साड़ी के पल्लू पर जो पल्ला होता है साड़ी का, ठीक, उस पल्ले पर भरवा टाके, ये भी एम्ब्रॉयडरी का एक टाइप है। इसमें अलग अलग एम्ब्रॉयडरी के टाइप आपको सुनाई देंगे, ठीक, कि अलग अलग तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है, तो उसके नाम आपको इसमें सुनने को मिलेंगे। तो भरवा टाकी अपना कमाल दिखा रही थी मीन्स भरवा कढ़ाई कर रखी थी। किस पर? पल्लू पर, उसके आंचल पर। सुनहरे रुपहले बेल बूटों से जान आ गई थी मलमल में। सुनहरे मीन्स गोल्डन कलर के, रुपहले मीन्स बहुत सुंदर, जो बेल बूटे बना रखे थे मीन्स जो कढ़ाई कर रखी थी उस साड़ी पर, उससे उस साड़ी में जान आ गई थी मीन्स साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर लगने लगी थी। इन बेल बूटों को सजाया था इला सचानी ने। किसने बनाया था इन बेल बूटों को? इस पर एम्ब्रॉयडरी किसने की थी बेटा? इला सचानी नाम की एक लड़की ने, एक लड़की थी जो इला सचानी जिसका नाम था। इला की हिम्मत की अनूठी मिसाल है ये कढ़ाई के नमूने। इला की हिम्मत की मीन्स इला जो बहुत हिम्मती लड़की थी, बहुत ब्रेव थी, बहुत बहादुर थी, उसकी हिम्मत की मिसाल है, उसकी बहादुरी की मिसाल है। मिसाल मीन्स एग्जाम्पल है। क्या? ये कढ़ाई के नमूने, जो एम्ब्रॉयडरी के ये आर्टिकल्स जो दिखाई दे रहे हैं, जो उसके आपको डेमो दिखाई दे रहा है, वो उसकी हिम्मत की, उसकी बहादुरी के एग्जाम्पल है। बेटा वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ठीक है, जिससे आपको सारे बेल आइकन ऑल पे कर दीजिए, जिससे आपको सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहें। और वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको पूरा चैप्टर समझ में आ जाए। अब आगे वो कहते हैं, देखिए ये इला सचानी की फ़ोटो बना रखी है। अब आपको इसमें फ़ोटो में दिखाई दे रहा है ना बेटा कि इनके हाथ जो है वो काम नहीं करते होंगे, पैरों से वो दिखाई दे रहा है ना, पैरों से एम्ब्रॉयडरी कर रही है। तो यही आपको आगे बताया जाएगा। 26 साल की इला गुजरात के सूरत जिले में रहती है। इला जो है उनकी एज कितनी है? 26 साल। इला सचानी जो ये एम्ब्रॉयडरी करती है उनकी उम्र 26 साल है और वो गुजरात के सूरत जिले में रहती है। सूरत नाम के जिले में वो रहती है। उनका बचपन अमरेली जिले के राजकोट गांव में अपने नाना के यहाँ बीता। तो इला सचानी जो 26 साल की लड़की है उसका बचपन कहाँ बीता था? अमरेली जिले के, अमरेली जो डिस्ट्रिक्ट था उसके राजकोट नाम के गांव में उनका बचपन बीता था, जहां पर वो अपने नाना के यहाँ रहती थी। वो अब गुजरात के सूरत जिले में रहती है, बचपन में अपने नाना के यहाँ अमरेली जिले के राजकोट गांव में वो रहती थी। सांझ होते ही मोहल्ले के बच्चे घरों से बाहर आ जाते, कुछ मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी बजाते, कुछ गिट्टे खेलते, कुछ इधर उधर से टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे बिटोर कर पिट्ठू खेलते। शाम होते ही, जहाँ इला रहती थी वहाँ पर शाम होते ही सारे बच्चे घरों से बाहर निकल आते थे। आप भी जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में रहते होंगे, शाम के समय बच्चे सारे बाहर आ जाते हैं ना, खेलने लगते हैं सारे बच्चे आपस में। कोई क्रिकेट खेलते हैं, कोई फुटबॉल खेलते हैं, कोई ऐसी भाग दौड़ के पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, तो कुछ ना कुछ खेलते रहते हैं सारे बच्चे। तो ऐसे इलाके भी गांव में जहाँ वो रहती थी नाना के यहाँ, सारे बच्चे शाम होते ही बाहर निकल आते थे और खेलने लगते थे। कुछ तो मिट्टी में आड़ी तिरछी लकीरें खींचते थे, मिट्टी में डिजाइन बनाते थे, कुछ कनेर के पत्तों से पिटपिटी मीन्स सीटी बजाते थे, विस्लिंग करते थे। पत्तों को मोड़ के एक अलग टाइप की विसल बनती है तो वो बनाकर बजाते थे। कुछ गिट्टे खेलते थे, कुछ टूटे फूटे घड़ों के ठीकरे, ठीकरे मीन्स
टूटे फूटे घड़ों के टुकड़े उठा कर लाते और पिट्ठू खेलते थे उससे। तो इस तरह से सब बच्चे अपने अलग अलग खिलौने बनाकर खेलते थे। जब इन खेलों से मन भर जाता तो पेड़ की डालियों पर झूला डालकर ऊंची ऊंची पेंगे लेते, ऊंचे स्वर में एक साथ गाते, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आई हो रे। और जब इन सब खेलों से कोई जो मिट्टी के घड़ों के टुकड़े मटोड़ों का खेल रहा था, कोई गिट्टे खेल रहा था, कोई विस्लिंग कर रहा था, कोई मिट्टी में आड़ी लकीरें खींच रहा था, जब इस सबसे सबका मन भर जाता था तो वो क्या करते थे, पेड़ की डालियों में झूला डाल लेते थे, झूला रस्सी डाल लेते थे और उसे झूला बनाकर उसमें पेंगे मीन्स ऊंचे ऊंचे वो झूलते थे और क्या कहते थे, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आयो है, कि सावन का जो महीना है वो जल्दी से आ जाए और आप सब सावन का इंतजार करते थे। इला गाने में तो उनका साथ देती पर उनके साथ पेंगे नहीं ले पाती, रस्सी पकड़ने को हाथ बढ़ाती मगर हाथ तो उठते ही नहीं थे, वह चुपचाप एक किनारे बैठ जाती। तो इला जो थी वो जब बच्चे गाना गाते थे, कच्चे नीम की निबोरी सावन जल्दी आयो रे, जब वो ये करके गाते थे तो गाने में तो उनके साथ गाती थी, वो उनका साथ देती थी, लेकिन वो पेंगे नहीं ले पाती थी, ऊंचा ऊंचा झूला नहीं झूल पाती थी। क्यों नहीं झूल पाती थी बेटा? आप लोग जब झूला झूलते हैं तो हमें झूले को अपने हाथों से पकड़ना होता है ना, नहीं तो हम गिर जाएंगे, हम ऊंचा ऊंचा नहीं झूल पाएंगे अगर हम नहीं पकड़ के रखेंगे झूला। तो इला के तो हाथ खराब थे, हाथों से वो काम नहीं कर पाती थी तो क्या हुआ, वो झूला पकड़ ही नहीं पाती थी। जैसे वो पकड़ने को हाथ बढ़ाती थी तो उसके हाथ तो उठते ही नहीं थे, इस कारण वो झूला पकड़ नहीं पाती थी और झूला झूल नहीं पाती थी और चुपचाप वो एक किनारे पर जाकर उदासी होकर बैठ जाती थी। मन ही मन सोचती, मैं भी ऐसा कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। बच्चे भी चाहते हैं इला किसी न किसी तरह तो उनके साथ खेल सके। कभी कभार वह पकड़म पकड़ाई और विषमृत के खेल में शामिल हो जाती। ठीक, अब क्या होता था कि वो मन ही मन सोचती थी अपने, भाई जब किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो हम सोचते हैं ना हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है, तो वो भी ऐसी सोचती थी कि मैं ही ये सब कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ, मेरे हाथ क्यों नहीं उठते हैं, सारे बच्चे जब पकड़ रहे हैं झूले को हाथ उठा उठा कर तो मेरे हाथ क्यों नहीं उठ रहे हैं, मैं ये सब कुछ क्यों नहीं कर पाती हूँ। तो वो अपने मन में सोचती थी। तो वो जिन बच्चों के साथ वो खेलती थी, जिन बच्चों के साथ वो गाना गाती थी, उन बच्चों को भी लगता था कि इला भी हमारे साथ कुछ तो खेल खेल सके, किसी खेल में तो हमारे साथ शामिल हो। तो वो उनके साथ कभी कभी पकड़म पकड़ाई खेल लेती थी, कभी कभी विषमृत उनके साथ खेल लेती थी, ऐसे करके वो उनके साथ फिर भी शामिल कभी कभी हो जाती थी। साथियों के साथ जमकर दौड़ती, मगर जब धप्पा करने की बारी आती तो फिर निराश हो जाती, हाथ ही नहीं उठेंगे तो धप्पा कैसे देगी। वह बहुत कोशिश करती पर उसके हाथों में तो जैसे उसका हाथ न देने की ठान रखी हो। इला ने अपने हाथों की इस जिद को एक चुनौती माना। मीन्स अब वो साथियों के साथ जब वो पकड़म पकड़ाई खेलती थी या विषमृत खेलती थी तो दौड़ती तो बहुत तेज तेज थी, अपने साथियों के साथ खूब तेज तेज दौड़ती थी, खूब जमकर दौड़ती थी। लेकिन जब धप्पा करने की बारी आती, जब हम किसी को पकड़ते हैं बेटा पकड़म पकड़ाई में तो धप्पा करके बोलते हैं ना उसकी बैक पर हाथ मारकर, तो वो जब धप्पा करने की बारी आती तो वो क्या करती, फिर से वो निराश हो जाती थी, दुखी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि उसके तो हाथ ही नहीं उठते थे और जब हाथ ही नहीं उठेंगे तो वो बैक पर हाथ लगाकर धप्पा कैसे देगी। तो वो बहुत ज़्यादा उदास फिर से हो जाती। बहुत कोशिश करती थी लेकिन उसके हाथ तो ऐसा लगता था जैसे उन्होंने साथ न देने की ठान रखी हो। मीन्स उन्होंने सोच रखा हो कि हम इला का साथ नहीं देंगे, हम इला के साथ नहीं उठेंगे, हम यहीं पर नीचे ही रहेंगे, जैसे उसके हाथों ने सोच रखा हो। लेकिन इला जो थी उसने इस बात से हार नहीं मानी, उसने इसे एक चुनौती माना, एक चैलेंज माना कि यदि मेरा हाथ मेरा साथ नहीं दे रहे हैं तो ये मेरे लिए एक चैलेंज है, एक टास्क है, इन हाथों के बिना भी अपने सारे काम करना। तो उसने उसे एक चैलेंज की तरह एक्सेप्ट किया, अपनी कमजोरी की तरह एक्सेप्ट नहीं किया। उसने वह सब अपने पैरों से करना सीखा जो हम हाथों से करते हैं। दाल भात खाना, दूसरों के बाल बनाना, फर्श बुहारना, कपड़े धोना, तरकारी काटना, यहाँ तक कि तख्ती पर लिखना भी। जो भी काम हम हाथों से करते हैं, जितने कामों के लिए हमें अपने हाथों की हेल्प की ज़रूरत होती है, वो सारे काम इला ने किससे करने सीखे? अपने पैरों से, क्योंकि हाथ तो उसके उठते ही नहीं थे। तो अब काम करने के लिए बार बार किसी की हेल्प थोड़ा लेती, बार बार किसी को ढूंढती रहती, मेरा ये काम कर दो, मेरा वो काम कर दो। तो उसने वो सारे काम अपने पैरों से करना सीखा। आपने देखा ना स्टार्टिंग में आपको पिक्चर दिखाई थी जिसमें वो अपने पैरों से कढ़ाई कर रही थी, तो उसने सब पैरों से करना सीखा। दाल चावल खाने भी, दूसरों के बालों को बनाना भी, फर्श पर झाड़ू लगाना, कपड़े धोना, सब्जी काटना, ये सब काम, यहाँ तक कि स्लेट पर, जैसे तख्ती में स्लेट जिस पर हम लिखते हैं बेटा, उस पर लिखना भी उसने अपने पैरों से ही सीख लिया। उसे हाथों की हेल्प की इन सब कामों में ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी, उसने सब काम
दूसरों के बाल बनाने का काम, दाल चावल खाने का काम, कपड़े धोने का काम, सब्जियां काटने का काम, लिखने का काम सब उसने पैरों से करना सीख लिया था। उसने एक स्कूल में दाखिला ले लिया। दाखिला मिलने में भी उसे परेशानी हुई। कहीं तो उसकी सुरक्षा को लेकर चिंता थी, कहीं उसके काम करने की गति को लेकर। उसने एक स्कूल में एडमिशन भी ले लिया। क्यों ले लिया? क्योंकि वो पढ़ाई भी करना चाहती थी, तो उसने एडमिशन ले लिया। अब स्कूल में जब कोई ऐसा बच्चा जाएगा जिसके हाथ ही काम नहीं करेंगे, तो थोड़ा सा तो स्कूल वाले सोचेंगे ना कि भाई एडमिशन कैसे दे दें, तो काम ही नहीं कर पाएगी, तो लिख ही नहीं पाएगी एग्जाम्स में भी या अपनी क्लास नोटबुक में भी। तो स्कूल में एडमिशन मिलने में भी उसे बहुत दिक्कत हुई। कहीं तो लगता था कि इसकी सेफ्टी कैसे करेंगे। स्कूल वाले सोचते थे कि इसके हाथ तो उठते ही नहीं है, तो हम इसकी सेफ्टी कैसे करेंगे। कोई बच्चा इसको चिढ़ाएगा, कोई बच्चा इसको मारेगा, तो हम इसको कैसे सेफ रखेंगे। कहीं तो इसलिए नहीं एडमिशन होता था, और कहीं किस बात के लिए कि ये काम कैसे करेगी। स्पीड तो इसकी होगी ही नहीं, जब ये हाथों से काम नहीं कर सकती तो ये कैसे काम करेगी। इस बात को लेकर भी उसके एडमिशन में दिक्कतें आती थी। किसी काम को तो वह इतनी फुर्ती से कर जाती कि देखने वाले दंग रह जाते, पर किसी किसी काम में थोड़ी बहुत परेशानी तो आती ही थी। वह परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। अब इसी कुछ कामों में तो उसे बहुत दिक्कत आती थी। भाई जो काम सब हाथों से करते हैं उसने पैरों से करना सीख तो लिया, लेकिन दिक्कत तो आएगी ना। तो कुछ काम तो बहुत तेजी से, बहुत स्पीडली करती थी कि देखने वाले बहुत आश्चर्यचकित हो जाते थे कि अरे ये पैरों से भी इतनी जल्दी से काम कर सकती है, हम तो हाथों से भी नहीं कर सकते। लेकिन कुछ कामों में उसे मुश्किलें भी आती थी, कुछ दिक्कतें भी होती थी, और लेकिन वो परेशानियों के आगे घुटने टेकने वाली नहीं थी। मीन्स परेशानियों से हार नहीं मानने वाली थी। उसने परेशानियों को अपने चैलेंज की तरह, टास्क की तरह लिया, ना कि उनसे हार मान के बैठ गई कि मैं तो कर ही नहीं सकती। ये उसने नहीं सोचा। उसने 10वीं कक्षा तक पढ़ाई की। वह 10वीं की परीक्षा पास नहीं कर पाई। इला को ये मालूम नहीं था कि परीक्षा के लिए उसे अधिक समय मिल सकता है। उसे ऐसे व्यक्ति की सुविधा भी मिल सकती थी जो परीक्षा में उसके लिए लिखने का काम कर सके। अब क्या हुआ, इला जो थी वो अपने 10th के एग्जाम को, 10th के पेपर में पास नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि जो बच्चे कुछ किसी तरह से किसी चीज़ को करने में असमर्थ होते हैं, इनकैपेबल होते हैं, मीन्स थोड़ा फिजिकली जो है थोड़ा सा डिसेबल होते हैं, उन्हें पेपर के लिए एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। ये जानकारी इला को थी ही नहीं। उसे पता ही नहीं था कि मुझे एक्स्ट्रा टाइम मिल सकता है। उसे ये भी नहीं पता था कि जैसे वो हाथों के बजाय पैरों से लिखती है तो उसे टाइम बहुत लगता है लिखने में, कि कोई और व्यक्ति की वो डिक्टेट करती रहे, वो बोलती रहे और दूसरा बच्चा उसके लिए लिख दे। उसे एक ऐसे व्यक्ति की हेल्प भी मिल सकती थी जो उसे पता ही नहीं था। उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था कि उसे एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता है यदि वो चाहे, और यदि वो चाहे तो उसे एक एक्स्ट्रा व्यक्ति भी मिल सकता है जो उसके लिए पेपर में लिखने का काम कर दे। बोलेगी इलाई, वो लिखेगा, केवल वो बच्चा अपने माइंड से कुछ नहीं लिखेगा। जो दूसरा उसके लिए अपॉइंट किया जाएगा लिखने के लिए, वो अपने माइंड से कुछ नहीं लिखेगा, लेकिन इला बोलती रहेगी और दूसरा बच्चा उसको लिखता रहेगा। ये सुविधा भी उसको मिल सकती थी। लेकिन इला को यह जानकारी समय रहते मिल जाती तो कितना अच्छा रहता। मीन्स इला को यदि समय रहते, मीन्स बोर्ड के एग्जाम से, अपने 10th के एग्जाम से पहले यदि उसे यह इन्फॉर्मेशन मिल जाती कि उसके लिए ये सब कुछ हो सकता है, एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता है, एक्स्ट्रा पर्सन भी मिल सकता है लिखने के लिए, तो कितना अच्छा होता। वो भी पास हो जाती। अब उसे इस बात का दुख है, लेकिन यहाँ कर सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना। मीन्स उसे दुख तो बहुत हुआ इस बात का कि उसे ये जानकारी जो थी वो समय पे नहीं मिली, लेकिन उसने इसी बात को ये नहीं सोचा कि सब कुछ खत्म हो गया, अभी भी बहुत सारे चांसेस हैं। ऐसा उसने सोचा, ऐसा उसने माना। उसकी माँ और दादी कशीदाकारी करती थी। वह उन्हें सुई में रेशम पिरोने से लेकर बूटियां उकेरते हुए देखती। ना जाने कब उसने कशीदाकारी करने की ठान ली। यहाँ भी उसने अपने पैर के अंगूठों का सहारा लिया। उसकी माँ और दादी दोनों क्या करती थी? कशीदाकारी मीन्स एम्ब्रॉयडरी का काम करती थी। कशीदाकारी बोलते हैं एम्ब्रॉयडरी करने को, कपड़ों पर एम्ब्रॉयडरी करने को बोलते हैं कशीदाकारी। तो कपड़ों पर सुंदर सुंदर डिज़ाइन बनाती थी एम्ब्रॉयडरी करके। तो इला क्या थी, अब जैसे मान लो घर में किसी की मम्मी कुछ भी काम करती हैं, कुकिंग करती हैं, कपड़े धोती हैं, आयरन करती हैं कपड़ों को, या मम्मी कुछ भी घर के काम करती हैं, वो सब आप देखते हो ना, स्टिचिंग वगैरह जो भी करती है, नीटिंग वगैरह, तो आप सब देखते हो ना हमारी मम्मी कैसे कर रही हैं। तो इला भी उन्हें देखती थी। सुई में वो रेशम पिरोती थी। रेशम मीन्स एक थ्रेड का नाम होता है जिससे एम्ब्रॉयडरी की जाती है। तो सुई में वो रेशम कैसे पिरो रही है नीडल में, वो भी देखती थी। और वो कैसे उस पर बेल बूटे बना रही है, कैसे डिज़ाइन बना रही है, वो भी सब वो देखती थी इला। तो
वो सब उसने देखा था। और उसने पता नहीं कब एम्ब्रॉयडरी करने की ठान ली, उसने कब सोच लिया कि मैं भी एम्ब्रॉयडरी करूँगी, ये किसे खुद ही नहीं पता चला। और उसने इसके लिए भी पैर के अंगूठों का सहारा लिया। वो हाथ तो उसके उठते ही नहीं थे, ये तो आपको पहले ही बता दिया कि उसके हाथ उठते नहीं थे, वो फिजिकली थोड़ा सा डिसेबल थी, हाथों से थोड़ा सा डिसेबल थी। तो क्या हुआ, उसने पैर के अंगूठों की हेल्प ली, अपने एम्ब्रॉयडरी करने के लिए भी उसने अपने पैर के अंगूठों की हेल्प ली। दोनों अंगूठों के बीच सुई थामकर कच्चा रेशम पिरोना कोई आसान काम नहीं था, पर कहते हैं ना, जहाँ चाह वहाँ रहा। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। अब वो क्या करती, दोनों अंगूठे के बीच में सुई को, नीडल को फंसा लेती थी और फिर उसमें रेशम पिरोती थी, जो एक बहुत डिफिकल्ट काम था। आप बताइए, आप लोगों को यदि आपकी मम्मा सुई हाथ में भी दे दे तब भी आप लोग रेशम नहीं पिरो सकते। बड़े लोगों को भी थोड़ा सा दिक्कत होती है, लेकिन वो क्या करती थी, दोनों पैरों के अंगूठे में सुई को फंसा लेती थी, बीच में दबा लेती थी और फिर उसमें रेशम का धागा पिरो देती थी। तो ये बहुत मुश्किल काम था, लेकिन उसने इस काम को सीखा, क्योंकि जहाँ चाह वहाँ राह। मीन्स जहाँ हम किसी काम को करना चाहते हैं, जब हम किसी काम को करने की बहुत इच्छा करते हैं, बहुत चाहते हैं हम उस काम को करना, तो वहीं पर वहाँ राह। मीन्स वहीं पर हमें उसके रास्ते में मिल जाते हैं कि हम उस काम को कैसे करें। उस काम के लिए हमें नए नए रास्ते आगे मिलने शुरू हो जाते हैं। उसके विश्वास और धैर्य ने कुदरत को भी झुठला दिया। मीन्स जो उसका विश्वास था और जो उसका पेशेंस था, धीरज जो था, किसी काम को सीखने की जो उसमें धैर्य था, एक जो उसका पेशेंस था, उसने कुदरत को, मीन्स भाग्य को भी झुठला दिया। उसके भाग्य के हिसाब से उसके हाथ पैर दोनों खराब थे, तो क्या लग रहा था कि वो कुछ भी काम नहीं, वो हाथ पैर नहीं, उसके पैर खराब थे, तो लग रहा था कि वो कुछ भी काम नहीं कर सकती। लेकिन उसने तो सब काम करना सीख लिया, यहाँ तक कि एम्ब्रॉयडरी भी उसने करनी सीख ली, जो अच्छे अच्छे लोग भी नहीं कर पाते। 15-16 साल की होते होते इला काठियावाड़ी कशीदावारी में माहिर हो चुकी थी। किस वस्त्र पर किस तरह के नमूने बनाए जाएं, कौन से रंगों से नमूना खिल उठा के कौन से लगे, सब वह समझ गई थी। अब जब वो 15-16 साल की ही हो रही थी, 15-16 साल की होते होते मीन्स उसको 15-16 साल की जब उसकी उम्र आने लगी थी, तब तक वो काठियावाड़ी, आपको भी बताया ना इसमें एम्ब्रॉयडरी के आपको नई नई स्टिचेस के नाम पता चलेंगे। तो एक होती है काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी, तो उसमें वो माहिर हो गई थी, एक्सपर्ट हो गई थी। काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी उसको बहुत अच्छे से आ गई थी, बहुत परफेक्ट इसमें वो हो गई थी। किस कपड़े पर कौन सी एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगेगी, कौन से कलर की एम्ब्रॉयडरी अच्छी लगेगी, कौन से स्टिचेस लगाए जाए, ये सब वो बहुत अच्छे से समझ गई थी। इसके लिए उसे किसी की भी हेल्प की अब ज़रूरत नहीं रह गई थी। एक समय ऐसा भी आया, अब उसके द्वारा काढ़े गए परिधानों की प्रदर्शनी लगी। इन परिधानों में काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी झलक रहा था। मतलब अब क्या हुआ, 15-16 साल की होते होते इला बहुत ज़्यादा परफेक्ट हो गई एम्ब्रॉयडरी में। और एक टाइम ऐसा भी आया जब उसने जो एम्ब्रॉयडरी किए थे, परिधान मीन्स कपड़े, काढ़े गए परिधानों की मीन्स जिस कपड़ों पर उसने एम्ब्रॉयडरी की थी, एम्ब्रॉयडरी जो उसके क्लोथ से, उनकी एग्जीबिशन लगी। उनकी, जैसे आपने देखा होगा ना, एग्जीबिशंस लगती हैं, नुमाइश लगती हैं, जहाँ पर सब कुछ दिखाया जाता है, हैंडीक्राफ्ट की भी होती है। तो ऐसे उसके जो उसने कपड़ों पर, जिन कपड़ों पर उसने एम्ब्रॉयडरी की थी, उनकी भी एग्जीबिशन लगी। इन परिधानों में जो उसने कपड़े बनाए थे, इनमें काठियावाड़ के साथ साथ लखनऊ और बंगाल भी, मीन्स काठियावाड़ की एम्ब्रॉयडरी तो उसने की थी, साथ में लखनवी भी एम्ब्रॉयडरी की थी उसने, बंगाली एम्ब्रॉयडरी भी इन पर की थी। मीन्स इन स्टेट्स की भी उसमें झलक मिल रही थी, मीन्स इन स्टेट्स के स्टिचेस को भी उसने इनमें शामिल किया था। इला ने काठियावाड़ी टाकों के साथ साथ और कई टाके भी इस्तेमाल किए थे। पत्तियों को चिकनकारी से सजाया था, डंडियों को काथा से उभारा था, पशु पक्षियों की ज्यामितीय आकृतियों को कसूती और जंजीर से उठा रखा था। अब इला जो थी, उसने काठियावाड़ी, आपको पता है ना, काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी में वो बहुत परफेक्ट हो गई थी। लेकिन यही नहीं कि वो केवल काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी करती थी, उसने काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ क्या कर रखा था, और भी बहुत सारे स्टिचेस इस्तेमाल किए थे, और भी बहुत सारे टेक्निक्स उसने एम्ब्रॉयडरी की इस्तेमाल की थी। पत्तियों को उसने चिकनकारी भी एक तरह की स्टिच होती है, एक तरह की एम्ब्रॉयडरी होती है, उससे सजाया था। डंडियों को काथा नाम की स्टिच से उसने उभारा था, मीन्स उठाया था, मीन्स दिखाया था लोगों को कि डंडियाँ ऐसे उभार सकते हैं। पशु पक्षियों की जो जोग्राफिकल इमेज थी, देखो एक तो होती है कॉमन बनानी, एक होती है ज्योमेट्रिकल इमेज बनानी। तो जो पशु पक्षियों की ज्योमेट्रिकल इमेजेस थी, उसे उसने किससे बनाया था, कसूती टाके से, जंजीर टाके से, ये भी स्टिचेस के नाम होते हैं बेटा। इससे उसने इन्हें उठा रखा था, इन्हें दिखा रखा था कि
तो पारंपरिक डिज़ाइनों में यह नवीनता सभी को बहुत भाई। जो पारंपरिक डिज़ाइन थे मीन्स जो हमारी ट्रेडिशनल डिज़ाइन थे उसमें उसने यह नवीनता जो उसने मॉडर्निटी इसमें डाली मीन्स कुछ चीज़ों को उसने चिकनकारी से सजाया, एक ही तरह की एम्ब्रॉयडरी उसने एक कपड़े पर नहीं की। तो ट्रेडिशन क्या था कि एक कपड़े पर एक ही तरह की एम्ब्रॉयडरी होती थी, लेकिन इला ने क्या किया, पत्तियों को चिकनकारी से सजा दिया, डंडियों को कांथा से उबार दिया, पशु पक्षियों की ज्योमेट्रिकल इमेजेस को उसने कसूती और जंजीर से बना दिया। तो अलग अलग स्टिचेस को उसने एक ही नमूने में यूज़ कर दिया। तो ये जो उसने मॉडर्न पना दिखाया, जो उसने आधुनिकता दिखाई, जो उसने नयापन दिखाया, यह सभी को बहुत भाई में सभी को बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा सुंदर उन्हें लगा। उसकी एम्ब्रॉयडरी का जो काम था वो सबको बहुत सुंदर लगा कि ट्रेडिशनल होते हुए भी उसमें कुछ नयापन देखने को मिला। इला के पाँव अब रुकते नहीं है, आंखों में चमक, होठों पर मुस्कान और उनका विश्वास है, सुनहरी रुपहली रोटियां उकेरते थकती नहीं है। मीन्स अब इला के आपने देखा ना, हाथ तो डिसेबल थे, हाथ तो उसके उठते नहीं थे, लेकिन उसके पाँव अब रुकते नहीं है। मीन्स वो पाँव से लगातार काम करती रहती है, वो काम करती करती पाँव से अपने थकती नहीं है। और कौन सा काम? एम्ब्रॉयडरी का। आंखों में चमक, अब जब हम किसी काम को करते हैं और हम उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है, लेकिन इतना डिफिकल्ट टास्क जो लोग हाथों से भी नहीं कर सकते वो इला पैरों से करके बहुत ज़्यादा उसमें खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा वो सक्सेसफुल हो गई थी, तो उसमें तो अलग ही खुशी होगी। तो उसकी आंखों में अलग ही चमक थी, उसके होठों पर एक अलग ही स्माइल थी और बहुत ज़्यादा विश्वास, एक अनोखा सा विश्वास लिए हुए वो अपनी गोल्डन बहुत सुंदर बेल बूटे, बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी करते करते वो थकती नहीं है। मीन्स वो कभी भी थकती नहीं थी, इतनी सुंदर एम्ब्रॉयडरी करके भी वो कभी भी थकती नहीं थी। तो बेटा समझ में आया आपको चैप्टर? इस चैप्टर में हमें इला सिचानी नाम की एक लड़की के बारे में बताया गया है जो हाथों से फिजिकली डिसेबल है, मीन्स दिव्यांग जिसको बोलते हैं, हाथ उसके खराब है। देखिए दिखाया गया ना इसमें पिक्चर में, आपने देखा है कि हाथ उसके उठते नहीं है और वो सारा काम देखिए पैरों से दिखाया जा रहा है कि पैरों से वो स्टिचिंग कर रही है, एम्ब्रॉयडरी कर रही है, तो उसके पैरों से वो सारा काम करती थी। तो शुरुआत में बताया गया कि उसके टाँके जो थे बहुत सुंदर थे, बहुत सुंदर वो स्टिचेज इस्तेमाल करती थी और बहुत परफेक्ट थी। उसकी हिम्मत और बहादुरी, अब आपको समझ में आया हिम्मत बहादुरी को क्यों कहा गया है? क्योंकि अब किसी के साथ भी ऐसा हो तो वो तो बिल्कुल हिम्मत हार जाएगा कि मैं तो कुछ भी काम नहीं कर सकता हूँ, लेकिन इला सचानी जो थी उसने अपने हाथों के खराब होने के बावजूद भी हिम्मत नहीं छोड़ी, पैरों से सब काम करना सीखा और बहुत बहादुरी से एम्ब्रॉयडरी में वो परफेक्ट हुई। तो उसके बारे में बताया गया कि उसका जो जन्म हुआ था वो कहाँ हुआ था, मतलब उसका बचपन जो बीता था वो अमरेली जिले की राजकोट गांव में बीता था, अपने नाना के यहाँ बीता था, और अब वो गुजरात के सूरत जिले में वो रहती थी। और जब सारे बच्चे बाहर खेलते थे, कोई मिट्टी में आड़े तिरछी लकीरें खींचता था, कोई पिट्ठू खेलता था, कोई गिट्टे खेलता था, कोई विस्लिंग करता था, तो इला क्या करती थी, वहाँ पर उनके साथ निकल के आ जाती थी घर से बाहर, और सब लोग झूला झूलते थे, गाने गाते थे, तो इला भी गाती तो थी उनके साथ, लेकिन वो झूला नहीं झूल पाती थी। क्यों नहीं झूल पाती थी? क्योंकि उसके हाथ जो थे वो कैसे थे, हाथ उसके उठ नहीं पाते थे। तो वो सोचती थी मैं ऐसा क्यों नहीं कर पाती, और बच्चे भी सोचते थे कि शायद ये भी हमारे साथ किसी भी खेल में खेल ले, तो उनके साथ पकड़म पकड़ाई खेल लेती थी, थोड़ा सा विषमृत खेल लेती थी, लेकिन जब किसी को धप्पा करने की बारी आती तो वो फिर से उदास हो जाती। तो इस सब के बचने के लिए उसने क्या किया, सारा काम हाथों की बजाय पैरों से करना सीखा। जो सब लोग हाथों से काम करते हैं वो उसने पैरों से करना सीखा, जैसे दाल चावल खाना, सब्जी काटना, दूसरों के बाल बनाना, कपड़े धोना, फर्श में झाड़ू लगाना, यहाँ तक कि लिखना भी उसने पैरों से सीख लिया। उसने एक स्कूल में भी एडमिशन ले लिया, ठीक, लेकिन क्या हुआ, स्कूल में एडमिशन में उसे दिक्कत हुई क्योंकि उसके हाथ खराब थे। स्कूल वालों को लगा कि इसको हम सेफ कैसे रखेंगे, ये काम कैसे करेगी, और वो अपनी 10th के एग्ज़ाम पास नहीं कर पाई क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसे एक्स्ट्रा टाइम भी मिल सकता है, उसे एक ऐसा व्यक्ति मिल सकता है जो उसके लिए लिखने का काम कर सके। उसे समय रहते ये जानकारी नहीं मिली, मिल जाती तो शायद वो 10th भी पास कर लेती, लेकिन उसने फिर भी हार नहीं मानी, उसने इसे टास्क की तरह लिया। उसके बाद उसके घर में उसकी माँ और दादी दोनों ही एम्ब्रॉयडरी करती थी। जैसे हमारे घर में हमारी मदर्स कुछ काम करती हैं तो हम लोग देख देख के सीख जाते हैं ना, तो ऐसे ही इला ने भी उन्हें शुरू से देखा था कि वो कैसे धागा डालती थी, कैसे एम्ब्रॉयडरी करती थी, तो इला को भी वो सब काम आ गया और पता नहीं कब उसने सोच लिया कि मैं भी एम्ब्रॉयडरी करूँगी।
और पैरों के अंगूठों के बीच में सुई को फंसाकर वो उसमें धागा डालती थी और बहुत सुंदर एम्ब्रॉयडरी धीरे धीरे वो करने लगी। और 15-16 साल की जब वो हुई तब तक उसे काठियावाड़ी एम्ब्रॉयडरी बहुत अच्छे से आ गई थी, बहुत परफेक्ट वो हो चुकी थी उसमें। और उसे सब समझ में आ गया था कि कौन से कपड़े पे कौन से स्टिचेज अच्छे लगते हैं, कौन से रंग अच्छे लगते हैं, कौन से किस तरह के उसमें डिज़ाइन बनाए जाए, ये सब उसे बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। फिर एक बार उसकी क्या हुआ, एग्जीबिशन भी लगी उसके कपड़ों, उसके जो एम्ब्रॉयडरी उसने की थी जिन कपड़ों पर, उसकी एग्जीबिशन भी लगी। और उस एग्जीबिशन में उसने क्या किया, केवल काठियावाड़ी जिसमें वो परफेक्ट थी केवल उसके कपड़े नहीं दिखाए उसने, उन कपड़ों पर उसने बंगाल के स्टिचेस भी दिखाए, उसने लखनऊ के स्टिचेस भी दिखाए। जैसे कुछ को उसने चिकनकारी की, कहीं पर उसने कांथा की एम्ब्रॉयडरी की, कहीं पर उसने कसूती और जंजीर वाली एम्ब्रॉयडरी की। तो जो ट्रेडिशनल एक परंपरा थी कि एक कपड़े पर एक ही तरह के स्टिचेज किए जाते थे, एक ही तरह की एम्ब्रॉयडरी की जाती थी, उसे उसने थोड़ा सा चेंज किया, उसे उसने थोड़ा सा नया बना दिया। क्या नया बना दिया कि एक ही डिज़ाइन में अलग अलग तरह के स्टिचेज उसने यूज़ किए, जो लोगों को बहुत अच्छा लगा। उसकी एम्ब्रॉयडरी की सबने बहुत तारीफ की। और अब इलाके जो पैर थे वो रुक ही नहीं रहे थे, क्योंकि वो लगातार एम्ब्रॉयडरी करती रहती थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी सक्सेसफुल होने की, उसके होठों पर बहुत अच्छी मुस्कान रहती थी हमेशा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश होकर काम करती थी और एक विश्वास था उसे कि मैं सब कुछ कर सकती हूँ। इसी तरह वो अपने गोल्डन कलर के बहुत सुंदर सुंदर बेल बूटे अपने कपड़ों पर बनाते बनाते वो कभी भी थकते नहीं है। तो बेटा समझ में आ गया आपको चैप्टर। अब वीडियो को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा जिससे आपको चैप्टर पूरा क्लियर हो जाए। और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बेटा।